बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहाबिही वसल्लम। I am highly thankful for recording this video by Firosans, and our topic of discussion is a limbs for life. My name is Dr. Mohammad Irfan Sheikh, working as a diabetologist at Fazlur Rahman Hospital, Multan, and busy in managing the diabetes and hypertensive patients for last 20 years. I am presenter for diabetes and hypertension in Punjab and master trainer South Punjab for GTM by the World Diabetes Foundation. Our today module is for diabetic foot mechanism. The mechanism consists of two things. One is a plantar pressure and other is a gait cycle. The objective of this program is save the limbs because limbs are life. Objective of this foot mechanism learning session to explore the ways in which variation in the gait lead to abnormal force loading both in quantity and time, to use gait observation to determine the highest risk areas for ulceration, to explore methods of addressing identified abnormal forces applied to the foot in presenting ulcer formation. Biomechanics is the application of mechanical principles to biological systems. तो बायोमैकेनिक्स जो है ये एक एप्लीकेशन है जो कि हमें उसके प्रिंसिपल्स ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम के बारे में बताती हैं। तो ये बायोमैकेनिक्स ऑफ द फुट जो है वो कंटेन करती हैं ह्यूमन मूवमेंट एनालिसिस। तो बायोमैकेनिक्स के दो पार्ट हैं, एक काइनामैटिक्स और दूसरी काइनेटिक्स। और काइनेसोलॉजी में जो है इट इज फंक्शनल एनाटॉमी के बारे में बताया जाता है। काइनेमैटिक्स जो है वो लीनियर है, एंगुलर है, और काइनेटिक्स जो है उसमें लीनियर है, फोर्स है और टॉर्च है। काइनेमैटिक्स जो है वो मूवमेंट्स और गेट पैटर्न्स के बारे में इंफॉर्म करती हैं, और काइनेटिक जो है वो फोर्स जो इन्वॉल्व होती है और बॉडी वेट है, और गेट जो है रिएक्शन फोर्स जो है उसके बारे में हमें इंटीमेट करती है। टिश्यू प्रॉपर्टीज जो हैं दैट डिपेंड्स अपॉन दी प्लांटर प्रेशर। टिश्यू प्रॉपर्टीज अलग हो गई, एंड देन आल्सो कंटेन प्लांटर प्रेशर्स। Plantar pressure is important in diabetic foot. It tells us how much ulceration formation through ischemia or tissue damage, and it can be measured in clinical practice. Kinematics, it is a branch of biomechanics concerned with the motion of the body without reference to the forces which cause the motion. तो ये जैसे कि हम चलते हैं या पेशेंट चलता है उसकी सारी काइनेमैटिक्स दिखाई गई है। इनिशियल डबल जो है वो स्टैंड होता है, यानी दोनों पाँव जो है वो ज़मीन के पास होते हैं। फिर इनिशियल सिंगल स्टैंड्स होता है कि एक पाँव रखा गया और दूसरा पाँव लिफ्ट कर दिया गया। फिर है मिड स्टैंड्स, यानी कि वो दरमियाना हिस्सा कि एक पाँव पूरा आ गया, पूरा वजन उस पर आ गया और दूसरा पाँव हमने लिफ्ट कर लिया। टर्मिनल सिंगल स्टैंड्स से मुराद है कि वो जो पहले वाला स्टेप था वो कंप्लीट हो गया। तो फाइनल जो है वो डबल आप स्टैंड्स देखेंगे कि दोनों पाँव जो हैं उनका जो फोर्स है वो ज़मीन पे पड़ रही है। फिर अपोजिट पाँव उठाया, दूसरा सेकंड राइट की बजाय लेफ्ट पाँव उठाया, तो उसकी इनिशियल स्विंग दिखाई गई, मिड स्विंग दिखाई गई और टर्मिनल स्विंग दिखाई गई।
तो इससे जो जो चीज़ें इसमें तरतीब आती हैं वो आप इनिशियली देख सकते हैं कि राइट में जो है ये चीज़ें आपको फुट का प्रिंट आ रहा होता है और उसके बाद ये नेक्स्ट ये चीज़ें आगे चल रही होती हैं. तो branch of the biomechanics concerned with the motion of the body with reference to the forces which causes the motion. Gait reaction force और उसका प्रेशर और उसकी ग्रेविटी, ये तीन चीज़ों को हमने मेजर करना है. ABCD में ये दिखाया है कि किस किस तरीके से ये स्टैंस इसमें 20% और 70 और 100% तक ये चीज़ें जो हैं वो चली जाती हैं. तो गेट साइकिल जो है उसमें काइनेमेटिक जो स्टडी है वो इसमें इम्पोर्टेंट है. तो गेट साइकिल इज द सीक्वेंस ऑफ द मूवमेंट. ये देखना है कि हाउ कि जो हमारा पेशेंट है वो किस तरीके से अपने जो है वो गेट को परफॉर्म करता है अब चलते हुए ड्यूरिंग लोकोमोशन, इन विच वन फुट कंटैक्ट्स द ग्राउंड टू व्हेन दैट सेम फुट कंटैक्ट्स द ग्राउंड अगेन. जब पहले उसने पाँव जमीन पर रखा और दूसरे पाँव के बाद जब दोबारा वो रखा तो उसको हम गेट साइकिल से मेजर करते हैं. And it involves propulsion of the center of gravity in the direction of the motion. जिस तरफ को पाँव चलेगा उस तरफ जो ग्रेविटी का इफेक्ट होगा वो इसमें हम देखेंगे. तो what is the plantar pressure analysis and its importance? Plantar pressure analysis is an analysis of the pressure distribution under your feet. कि आपका जो बॉडी वेट है उसका जो प्रेशर की डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके फुट के साथ किस तरीके से हो रही है. तो इसको हम प्लांटर प्रेशर एनालिसिस कहते हैं. इट रिक्वायर्स द यूज ऑफ द इक्विपमेंट. प्रेशर सेंसिटिव फ्लोरिंग प्लेटफॉर्म होता है जिसमें कि दैट इज एबल टू एक्यूरेटली क्वांटिफाई द अंडरफुट प्रेशर्स एंड डिस्प्ले देम फॉर इंटरप्रिटेशन. एक हमारे पास फ्लोरिंग प्लेटफॉर्म होता है जिसपे पाँव रखा जाता है तो उसके ऊपर वो प्रेशर सेंसिटिविटी प्रिंट ले लेता है. तो ये हमें एग्जैक्टली बता देता है कि किस किस हिस्से के 4 फुट के मिड के हाइंड फुट में किस किस लेवल पे प्रेशर डिस्प्ले हो रहा होता है और उसको इंटरप्रेट कर देता है. उसी को ऑफलोड करने से हमने ये सारी चीज़ें जो है वो कैलकुलेट करनी है. द कंप्यूटराइज्ड असेसमेंट provides both a visual and quantitative screen of pressure distribution under support areas of the foot. फिर overloaded area of the high pressure जो कि हमारे कंसर्न है जिसको हमने ऑफलोड करना है. फीट एसिमेट्री अगर कोई है तो वो भी आपको इसमें पता लग जाएगा कि बॉडी चलते हुए कैसे कंपनसेट करती है, एक तरफ ज्यादा झुक रहा है पेशेंट या बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा है. वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ईच लेग जो है वो किस तरीके से हो रही है. एरियाज एट रिस्क ऑफ इंजरी और अल्सरेशन इन डायबिटिक्स. तो ये चीजें हमने देखनी है. व्हाट आर ग्राउंड रिएक्शन फोर्स? GRF जिसे हम कहते हैं. तो न्यूटन का थर्ड लॉ ये है कि एक्शन और रिएक्शन वो आपस में बराबर होते हैं. इसी वजह से अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ द सो कॉल्ड ग्राउंड रिएक्शन फोर्स इज द फोर्स exerted by the ground on a body in contact with it. जब हमारी बॉडी फर्श पे या जमीन पे आती है तो जो फोर्स बॉडी उस पे प्रोवाइड कर रही होती है तो उतनी फोर्स जो है वो ग्राउंड की तरफ से एक्सर्ट की जाती है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ. तो इसको हम कहते हैं ग्राउंड रिएक्शन फोर्स. जितना बॉडी हमारा वेट होगा उसके अगेंस्ट जो आपका जो ग्राउंड रिएक्शन फोर्स हमें देगा दैट इज नोन एज अ GRF. व्हेन ए पर्सन इज जस्ट स्टैंडिंग, अगर पेशेंट सिर्फ खड़ा होता है तो GFR कोरस्पॉन्ड्स विद द पर्सनल एक्चुअल वेट. अगर आप देखें कि पेशेंट सिर्फ खड़ा हुआ है तो उसका जो पर्सन का एक्चुअल वेट है उसी के इक्विवेलेंट ग्राउंड रिएक्शन फोर्स आएगी. जब हमारी बॉडी मूव कर रही होती है तो ये GRF इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू एक्सेलरेशन फोर्सेस.
फॉर एग्जांपल जब हम रनिंग कर रहे होते हैं तो GFR जो हमारी GRF जो हमारी ग्राउंड रिएक्शन फोर्स है वो इंक्रीज कर जाती है अप टू 2 to 3 टाइम्स ऑफ द बॉडी वेट। क्लियर कि जब हम नॉर्मली खड़े होते हैं तो हमारा एक्चुअल वजन वो जो है उसके ग्राउंड रिएक्शन फोर्स के बराबर होता है। जब हम चलते हैं मूव करते हैं तो वो उसमें इजाफा हो जाता है। और फॉर एग्जांपल अगर हम भागने आए हैं तो ये जो हमारा GRF है ये अप टू 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है हमारे बॉडी वेट से। तो ये सारे इन सब चीज़ों को हम कहते हैं ग्राउंड रिएक्शन फोर्सेस। तो प्लांटर प्रेशर वेरिएबल्स ऑफ द क्लिनिकल इंपॉर्टेंस वो क्या चीज़ें हैं? वो पीक प्रेशर है, लोडिंग टाइम है, प्रेशर इम्पल्स है, प्लांटर शियर फोर्स है। ये सारी चीज़ें आपके सामने नज़र आ रही हैं कि पीक प्रेशर कब आ रहा होता है और आपका लोडिंग टाइम कैसे आ रहा है। राइट साइड की जो पिक्चर आप देख रहे हैं तो उसमें लोडिंग रिस्पॉन्स जो है जब आप पाँव ज़मीन पे रखना शुरू करेंगे तो हाइंड फुट के ऊपर सारा प्रेशर आएगा और थोड़ा सा जब वो स्ट्रेट होगा तो वो मिड और हाइंड फीट पे उसका सारा इफेक्ट आएगा। और जैसे ही ये टर्मिनल स्टैंस पे आप जाएंगे तो ज़्यादा 4 फुट पे आपका जो है ना वो प्लांटर प्रेशर आएगा। इसी तरह प्री स्विंग में भी आपका टोटल इस तरीके से सामने आपका आ रहा होता है। जब आपका फाइनल स्विंग कर देते हैं तो वो सारी बॉडी के ऊपर, सारे फुट के ऊपर ये इसका आ जाता है। तो जब डायबिटिक फुट का मैकेनिज्म हम देखते हैं, नॉर्मल फुट है, फिर उसमें सस्टेन्ड हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। एंजियोपैथी में मैक्रो एंजियोपैथी, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गई, उसमें इस्कीमिया हो गया, खून की गर्दिश वहाँ कम हो गई। माइक्रो एंजियोपैथी में एवी शंट और कैपिलरी हाइपरटेंशन की वजह से अडीमा में इजाफा हो गया। ये दोनों फैक्टर जो हैं ये एग्रीवेट करते हैं जबकि पेशेंट में एबनॉर्मल इम्यूनिटी हो रही होती है या कोई इंजरी आती है तो उसमें इन्फेक्शन हो जाती है। तो ये जो इस्कीमिया और एडिमा जो है ये एग्रीवेटिंग फैक्टर्स बन जाते हैं। तो इनमें 3 मैकेनिज्म है जिसमें मोटर न्यूरोपैथी, सेंसरी न्यूरोपैथी और ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी की कम्बिनेशन के साथ ये जो है फुट अल्सर जो है ये डायबिटिक फुट अल्सर में कन्वर्ट हो जाता है। उसके क्या वजूहत होती हैं? मोटर न्यूरोपैथी की वजह से मसल एट्रोफी हो जाता है और फुट डिफॉर्मिटी पैदा हो जाती है। और सेंसरी की वजह से पेनफुल स्टिमुलाई नहीं जा रहे होते तो उसमें इन्फेक्शन उसको पता नहीं लगता। स्किन एट्रोफी हो जाती है, क्रैक्स और ऑटोनॉमिक की वजह से स्किन क्रैक्स आ जाते हैं और वहाँ जो है इन्फेक्शन जो है वो बढ़ जाती है क्योंकि इस्कीमिया भी उसमें हो रहा होता है और अडीमा भी हो रहा होता है। तो ये मैकेनिज्म है हमारा डायबिटिक फुट किस तरीके से बनता है। इसमें मेन रोल अदा करता है एंजियोपैथी और सेकंड रोल जो अदा करता है वो न्यूरोपैथी। तो एंजियोपैथी में हमारी बड़ी जो है आर्टरीज वो भी जो है उसमें एंजियोपैथी होती है जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस तंग होने की वजह से इस्कीमिया हो जाता है और माइक्रो एंजियोपैथी की वजह से एडिमा हो जाता है। और न्यूरोपैथी के तीनों जो पार्ट्स हैं यानी कि मोटर न्यूरोपैथी, सेंसरी न्यूरोपैथी और ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी ये एग्रीवेट करते हैं तीनों फैक्टर्स उसकी इंजरी को जो है वो एग्रीवेट कर जो उसका जो इन्फेक्शन है जो अल्सर है उसको बढ़ाने में ये एग्रीवेशन फैक्टर हो जाते हैं। तो उसमें फिर इन्फेक्शन हो जाती है। तो ये इन सब वजूहत की वजह से। तो सेंसरी न्यूरोपैथी का मैकेनिज्म वही है कि लॉस ऑफ पेन होगा। जब लॉस ऑफ पेन होगा तो ऐसा ट्रामा हो जाएगा जैसे कि आपने देखा ही है कि अक्सर सर्दियों में पाँव जो है वो हीटर के करीब करते हैं और वो उन्हें वो सारा पाँव जो है उसकी स्किन सुपरफिशियल सारी जल जाती है और उन्हें कोई पता नहीं लगता। इसको हम थर्मल इंजरी कहते हैं। केमिकल इसी तरीके से कोई तेजाब या कोई चीज़ उसके ऊपर गिर जाती है उसे कोई पता नहीं लगता। मैकेनिकल कोई चोट लग जाती है, प्रोग्रेशन ऑफ द लीजन अनचेक्ड रह जाता है, वहाँ कैलस फॉर्म हो जाता है, टिश्यू डैमेज से नेक्रोसिस हो जाती है और डैमेज बिटवीन द कैलस के अंदर इन्फेक्शन जो है वो फैल जाती है। तो डेवलपमेंट कैविटीज फिल्ड विद सीरस फ्लूइड होती है और वो सर्विस में से कहीं से सुराख होके वो फ्लूइड जो है वो बाहर निकल आता है
और उसकी वजह से रिजल्ट्स इन दी अल्सर फॉर्मेशन हो जाती है। तो इसमें दोनों पार्ट हैं जो लास्ट मैंने बताया कि मोटर और ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी की वजह से फुट अल्सर हो जाता है। तो मोटर न्यूरोपैथी की वजह से वीकनेस और वेस्टिंग ऑफ द इंट्रिंसिक फुट मसल हो जाते हैं, जिसकी वजह से फुट डिफॉर्मिटी हो जाती है। पेशेंट जो है एबनॉर्मली गेट करता है, जहां प्रेशर ज्यादा आता है वहां अल्सरेशन हो जाती है। तो ये पिक्चर आपको दिखा रहे हैं कि बिग टो में भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मेटाटार्सल में कहीं भी प्रेशर पॉइंट बन जाएगा तो वहां अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। न्यूरोपैथी में, ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी में डिक्रीज स्वेटिंग अगर हो जाती है तो वो स्किन ड्राई हो जाती है, वहां कोई ना कोई फिशर बना, क्रैक बना और सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गई, और अल्टीमेटली इट लीड्स टू डायबिटिक अल्सरेशन। तो कंटेस्ट किस तरह है जर्नी जो आपका है टुवर्ड्स एंगेजमेंट इन सेल्फ मैनेजमेंट ऑफ डायबिटिक फुट अल्सर। फेज 1 है कि इलनेस के बारे में नहीं पता लगता, फिर पता लगता है तो डिस्कवरिंग ऑफ द डायबिटीज का पता लग जाता है, लर्निंग अबाउट द डायबिटीज, गिविंग मीनिंग ऑफ द डायबिटीज, बीइंग ए बैड डायबिटिक्स। फिर फेज 2 में फुट चेंजेस में तब्दीली देखी जाती है, जस्ट ए स्मॉल कैलस बनता है, ब्लिस्टर, और उसको डिफरेंट तरीकों से ट्रीट किया जाता है। रियलाइजिंग सीरियसनेस, फियर्स ऑफ एम्पुटेशन आ जाती है, फ्रस्ट्रेशन और गिल्ट आती है, और सेंस ऑफ द लाइफ चेंज आ जाता है। फेज 4 में जो है वो बिगनिंग टू लर्न अबाउट द सेल्फ मैनेजमेंट, तो उसमें खुद इसके इलाज करने के बारे में चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं। ऑब्जर्विंग और आस्किंग क्वेश्चन अपने दूसरे साथियों के साथ, कोई और पैरामेडिक्स के साथ ये चीज़ें मालूम की जाती हैं कि इसे कैसे हम अपने तौर पे इलाज करें। उसको फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन करता है, रिलाइंग ऑन द फूड केयर टीम टू मेक डिसीजन। और फिर फेज 5 में एंगेजिंग इन सेल्फ मैनेजमेंट, तो ये जो हमारा पैरामेडिकल टीम है, वो डॉक्टर्स है, वो सारा उसको समझाते हैं कि इसको आपने खुद किस तरह से साफ करना है, नॉर्मल सलाइन से साफ करना है, 2 टाइम इसकी ड्रेसिंग करनी है, और हाई फाई जो है वो ड्रेसिंग नहीं इस्तेमाल करनी, आम कॉटन की इस्तेमाल करें ताकि उसमें हवा भी जाती रहे और ऑक्सीजन भी उसे मिलती रहे। और किस किस तरीके से इसे मैनेज करना है, तो वो फिर मेकिंग ऑन डिसीजन की तरफ आ जाता है। तो ये जर्नी है कि हमें पेशेंट्स को कैसे एंगेज करना है उसके सेल्फ मैनेजमेंट के लिए, ताकि वो खुद ही डायबिटिक फुट जो है वो उसको खुद ही अपने तौर पे मैनेज कर सके। तो इम्पोर्टेंट वैल्यूज इन प्रेशर, प्लांटर प्रेशर में कौन कौन सी हैं? गाइडलाइन एडवोकेट अचीविंग एटलीस्ट 30% रिडक्शन इन द पीक प्लांटर प्रेशर टू रिड्यूस द रिस्क। अगर अल्सरेशन हो गई है तो उसका जो पीक प्लांटर प्रेशर है उसको ऑफ लोडिंग डिवाइस के साथ कोई ऐसे जूता बनाएं कि 30% तक उसका जो प्लांटर प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाए, तो उसमें हर्लिंग जो फुट अल्सरेशन का रिस्क जो है वो रिड्यूस हो सकता है। कट ऑफ पॉइंट ऑफ 350 किलो पैस्कल, ये एक यूनिट है आपका प्रेशर का, उसे हम किलो पैस्कल कहते हैं। तो ये 355 किलो पैस्कल 4 फुट के लिए प्लांटर प्रेशर डिनोट करता है। अगर ये 4 फुट पे ये इतना आ जाए प्रेशर तो ये हाई रिस्क है फॉर अल्सरेशन। फुट प्लांटर प्रेशर ऑफ द अप्रोक्सीमेटली अगर 600 और किलो पैस्कल और हायर हो तो ये इंडिकेटिव है प्रेशर थ्रेशोल्ड के लिए कि अल्सरेशन यहाँ होनी ही होनी है, सर्टेन टू अकर। पीक प्लाज्मा प्रेशर इन डायबिटिक पेशेंट्स विद कला हेमरटोज जिनमें बन जाती है डिफॉर्मिटी, तो उसमें ये जो प्रेशर है ये 621 किलो पैस्कल तक बढ़ जाता है अंडर द सेकंड और थर्ड मेटाटार्सल हेड पे, जबकि एक नॉर्मल या कंट्रोल ग्रुप में आप कंपेयर करें तो 363 किलो पैस्कल है, तो तकरीबन डबल के करीब वहां जो है ये आपका जो प्रेशर का यूनिट है वो बढ़ जाता है। तो 4 फुट टू रियर और हाइंड पीक प्लांटर रेशो ग्रेटर देन 2, अगर आप आपस में देखेंगे 4 फुट और बैक का जो रेशो है वो 2 से ज्यादा है, तो ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वहां अल्सरेशन होनी है। तो दिस रेशो वाज 2.3 times higher in diabetic foot with severe neuropathy or 1.5 higher in mild neuropathic। Summary of this module वो इस तरीके से है कि diabetic foot ulceration is largely caused by the
एबनॉर्मल फोर्सेस जो लास्ट स्लाइड में बताया है कि जो प्लांटर फोर्सेस जितनी हैं अप्लाइड टू द फुट एंड द टिश्यूज एबिलिटी टू डील विद इट. तो simple gait observation can help provide a basis for ulcer prevention. तो simple gait observation पेशेंट को अगर आप थोड़ा सा चला के देख लें तो उसका अंदाज़ा हो जाएगा कि राइट टिल्ट है या लेफ्ट टिल्ट है या वो नॉर्मल है. तो जिधर उसका टिल्ट ज़्यादा होगा तो वो प्रेशर एरिया हो जाएगा, वहाँ प्लांटर प्रेशर ज़्यादा होगा. अगर उसको हम ऑफलोड कर दें तो उसमें अल्सरेशन की प्रिवेंशन के चांसेस बेहतर हो कम हो जाते हैं और ये अल्सर फॉर्मेशन प्रिवेंट हो सकती है. इसी तरह डेट्रीमेंटल फोर्सेस की आइडेंटिफिकेशन अप्लाई टू द फुट, ये भी हमें प्रिवेंट करता है एम्पुटेशन से. तो ये जो फोर्सेस हैं इसको हम मेजर करने के लिए कोई हमें एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. आइडेंटिफाई हमने एबनॉर्मल फुट फंक्शन और एट रिस्क देखना है कि कहाँ अल्सर फॉर्मेशन ज़्यादा हो सकती है. इसके लिए एक तो इम्पोर्टेड प्लेट मिलती है जो कि प्लेटफॉर्म जिस पे पाँव रखते हैं तो उसमें वो उसका प्रिंट राइट और लेफ्ट का निकल आता है. इसी तरीके से अगर हम अपने तौर पे करना चाहें तो कोई भी ब्लैक डाई या स्टैम्प पैड इंक जो है वो फुट पे लगा लें और वाइट पेपर उसका प्रिंट ले लें. तो उसमें जिस एरियाज में वो डाई ज़्यादा होगी तो वो प्रेशर एरिया होगा. तो वो अगर हम फुटवेयर वाले को भेजेंगे तो वो आपको ऑफलोडिंग बना के उसके मुताबिक ये आपको दे सकती है. तो इसमें और कोई ऐसा इशू नहीं है. क्वेश्चन एंड आंसर इसमें एंड पे वो है कि एप्लीकेशन ऑफ द मैकेनिकल प्रिंसिपल्स टू बायोलॉजिकल सिस्टम को हम क्या कहते हैं. तो उसे हम कहते हैं बायोमैकेनिक्स. और काइनेटिक एंगुलर मूवमेंट जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, उसे रिप्रेजेंट कहते हैं एज टॉर्च. थर्ड क्वेश्चन में जो है व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट ड्यूरिंग लोकोमोशन. तो लोकोमोशन को की सीक्वेंस को अगर हमने देखना है तो उसे हम कहते हैं गेट साइकिल. तो गेट साइकिल से हमें अंदाजा हो जाता है कि पेशेंट की मूवमेंट किस तरीके से है. तो प्लांटर प्रेशर, फोर्थ क्वेश्चन है प्लांटर प्रेशर एनालिसिस इज एन एनालिसिस ऑफ द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन अंडर योर फीट. तो हमारा जो बॉडी का प्रेशर की डिस्ट्रीब्यूशन है उसका हम एनालिसिस करते हैं, जो मैंने लास्ट आपको बताया कि उसे हम अगर डाई लगा लें तो उससे हमें प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन का पता लग जाएगा. शुरू की स्लाइड्स में बताया था कि व्हाट इज ग्राउंड रिएक्शन फोर्स, कि जितना बॉडी का हमारा वजन है उसी के बराबर जो ग्राउंड है या ज़मीन है वो वापसी हमारे जो है जो फोर्स दे रही होती है उसे हम ग्राउंड रिएक्शन फोर्स कहते हैं. इट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन ए बॉडी इन कंटैक्ट विद इट. तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ जो है ये उसके इक्विवेलेंट है. और लोडिंग टाइम मे बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज इन प्रोलॉन्ग्ड. तो लोडिंग टाइम जितना वजन उसमें जाएगा तो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि लोडिंग टाइम में बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन प्रोलॉन्ग्ड इस्कीमिया. अगर जितना इस्कीमिया ज़्यादा होगा और लोडिंग टाइम से वहाँ जो है ब्लड सर्कुलेशन कम जाएगी तो उससे वहाँ अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. तो ये लोडिंग टाइम और इस्कीमिया इसका आपस में रिलेशन है. आपकी तवज्जो का शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज.